आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो वास्तविक जीवन में विद्वान, दार्शनिक, समाजसेवी और धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना समस्त जीवन भारत के कल्याण और कामना में न्यौछावर कर दिया। ये शख्सियत है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। डॉक्टर अम्बेडकर अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, दृढ़ता और नियमितता के स्वभाव का मेल था। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। वह रामजी और भीमाबाई सकपाल अम्बेडकर की 14वीं संतान थी। उनका परिवार मराठी था और आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे उस वक्त अछूत कहा जाता था। उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। उनके पिता और दादा ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। उन दिनों सेना ने सुनिश्चित किया कि सेना के सारे कर्मचारी और उनके बच्चे शिक्षित किए जाएंगे और इसके चलते एक विशेष विद्यालय भी चलाया गया। इस विशेष विद्यालय के कारण ही भीमराव की अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हुई, अन्यथा अपनी जाति के कारण वो इससे वंचित रह जाते। भीमराव अम्बेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। भीमराव के पिता सेनानिवृत्त होने के बाद सतारा, महाराष्ट्र में बस गए। वहां पर भीमराव का स्थानीय विद्यालय में दाखिला हुआ। यहाँ उन्हें कक्षा के एक कोने में फर्श पर बैठना पड़ता था और अध्यापक उनकी कॉपियों को भी नहीं छूते थे। इन कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। भीमराव अम्बेडकर ने आगे की शिक्षा हेतु बम्बई के कॉलेज में दाखिला लिया। वर्ष 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें उसके बाद बड़ौदा में एक सरकारी नौकरी भी मिल गई। इसके बाद वर्ष 1913 में भीमराव अम्बेडकर के पिता का निधन हो गया और उसी साल उनकी पढ़ाई के प्रति लगन से प्रभावित होकर बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव को छात्रवृत्ति सम्मानित किया और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया। शायद उस वक्त भारत और विदेशों में सबसे बड़ा अंतर जातिवादी था। वहाँ पर भारतीय समाज का अभिशाप और जन्म सूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिख नहीं थी। यही एक वजह थी कि भीमराव को उनके जीवन में प्रथम बार छोटी जाति का होने की वजह से नीचा नहीं देखना पड़ा। इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। यहाँ उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से पढ़ाई में मशगूल कर लिया और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वर्ष 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपने शोध नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिक स्टडी के लिए दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अम्बेडकर ने अमेरिका के एक सेमिनार में भारतीय जाति विभाजन पर अपना मशहूर शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई। डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका से लंदन चले गए, पर बड़ौदा सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी और उन्हें वापस बुला लिया। इसके बाद बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को राजनीतिक सचिव के रूप में नियुक्त किया। यहाँ कोई भी उनके आदेशों को नहीं मानता था, क्योंकि वो एक छोटी जाति से थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नवंबर 1924 को वापस बम्बई लौट आए और यहाँ पर उन्होंने शाहू महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 को एक साप्ताहिक अखबार मूक नायक प्रारंभ किया। महाराजा ने भी कई बैठकों और सम्मेलनों को संचालित किया, जिसे भीमराव ने संबोधित किया। सितंबर 1920 में पर्याप्त धनराशि जमा होने के बाद अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस लंदन लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। लंदन में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अम्बेडकर वापस भारत लौट आए। उस वक्त भारत के 80% दलित सामाजिक और आर्थिक तौर पर अभिशप्त थे। उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का संकल्प था। इसके चलते जुलाई 1924 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दलितों का उत्थान कर भारतीय समाज में दूसरे वर्गों को समकक्ष लाना था। गरीबी, बहिष्करण, लांछन से भरा बचपन मन के एक कोने में दबाए अम्बेडकर ने देखा कि उनके जैसे करोड़ों लोग भारत में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं।
यहीं से उन्हें दलितों और कमजोर वर्ग के प्रति लड़ने की प्रेरणा मिली। अंबेडकर साहब कहते थे कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है, जिसके चलते 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए अंबेडकर ने एक प्रभावी सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग एकत्रित हुए। यहाँ अंबेडकर ने सबसे पहले अपने दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया और उसके बाद हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुकरण किया। यह अंबेडकर का सबसे पहला सत्याग्रह था और तभी से इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके प्रखर अनुयायी सीबी खैरमोड़े ने सितंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहेब की उपाधि दी और यहीं से उस युग की शुरुआत थी जब डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1929 में बाबा साहब ने भारत में एक जिम्मेदार भारत सरकार की स्थापना पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार कमीशन के साथ सहयोग का एक निर्णय लिया। इस निर्णय पर काफी विवाद भी हुआ। इस निर्णय के चलते कांग्रेस ने आयोग का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया और आजाद भारत के एक संविधान के संस्करण के रूप में एक रेखा तैयार की। कांग्रेस के संस्करण में दलित वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यही वजह थी कि बाबा साहब दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के कारण कांग्रेस के लिए एक उलझन बन गए। जब रामसे मैकडोनल्ड, जो कि एक सांप्रदायिक अवार्ड था, इसके तहत दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तब गांधी जी के इस फैसले के खिलाफ बाबा साहब अनशन पर बैठ गए। बाबा साहब ने संघर्ष का बिजुल बजाकर आह्वान करते हुए कहा कि अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करने पड़ते हैं। कई नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को इस अनशन में अपनी मांग को छोड़ने के लिए भी कहा। इसके बाद 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जो प्रसिद्ध पूना संधि के नाम से जाना जाने लगा। इस संधि के अनुसार अलग निर्वाचकों की मांग को क्षेत्रीय विधानसभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में आरक्षित सीटों जैसी विशेष रियायतों के साथ बदल दिया गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और अछूतों के कल्याण के लिए जोरदार तरीकों से अपनी बात रखी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने 1937 में प्रांतीय चुनाव करने का फैसला किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बम्बई प्रांत में चुनाव लड़ने के लिए अगस्त 1936 को स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार बम्बई विधानसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1937 में डॉक्टर अंबेडकर ने कोंकण क्षेत्र में पट्टेदारी की खोटी प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पास करवाया। इसके द्वारा भूपतियों की दास्ता, सरकार के गुलाम बनकर काम करने वाले निम्न वर्ग की वेतन प्रणाली को समाप्त किया गया। कृषि प्रधान बिल के एक खंड में दलित वर्गों को हरिजन के नाम से उल्लेखित किया गया। भीमराव ने अछूतों के लिए शीर्षक का जोरदार विरोध किया। वह एक ऐसे किसी भी संदर्भ के खिलाफ थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिजन नाम रखने में सफल रही। अंबेडकर को बहुत दुख हुआ कि जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था उस बात को उन्हें कहने ही नहीं दिया गया। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के रूप में संसद से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। संविधान सभा की एक समिति को संविधान की रचना का काम सौंपा गया और डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया। जिसके बाद फरवरी 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यही वो दिन था जब भारतीय संविधान की नींव पड़ी। इसके बाद अक्टूबर 1948 में बाबा साहब ने हिंदू कानून को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हिंदू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया। बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी मतभेद थे। बिल पर विचार के लिए इसे सितंबर 1951 तक स्थगित कर दिया गया और बिल को पास करते हुए इसी समय इसे छोटा कर दिया गया। जिसके बाद बाबा साहब ने उदास होकर कानून मंत्री के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1950 में बाबा साहब ने बुद्ध,
और उनके धर्म का भविष्य नामक एक लेख में कहा कि यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया में पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। उन्होंने कई वर्षों पहले ही तय कर लिया था कि वह उस धर्म में अपने प्राण नहीं त्यागेंगे जिस धर्म में उन्होंने अपनी पहली सांस ली है। इसके बाद 24 मई 1956 को बम्बई में बुद्ध जयंती के अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की कि वह अक्टूबर में बौद्ध धर्म अपना लेंगे, जिसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को गले लगा लिया। शायद वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन मूल्य न समझे। बाबा साहब मधुमेह से पीड़ित थे, जिसके चलते 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर में नींद के दौरान उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को इस संसार में छोड़ दिया। उनके जाने के बाद वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका जीवन का लक्ष्य सामाजिक असमानताओं को दूर कर दलितों के मानवाधिकार की रक्षा करना था, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। इसी के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी से अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।